नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। जैसा कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे, तो मैंने उसमें शॉर्ट नोट्स से कैसे रिवीजन करना है वो ही बताया है। मैंने उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये आपका रिवीजन चल रहा है सीपीएम का। तो उसके सेकंड पार्ट पे आज अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसको अच्छे से करिए। शॉर्ट नोट्स जो मेरे ये बने हुए हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें इफ़ बट मत लगाइए, आप जैसा इसमें पढ़ाया गया है वैसे करिए, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें जो लिखा हुआ है वो आता है। सिंस आपको सभी चीज़ें एक कंसाइज जगह मिल रही हैं, तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप बहुत ही अच्छा हेल्पफुल मिलेगा इसका। इसी के लिए मैं इस सीरीज़ लेके आया हूँ। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं। जो जहाँ तक मैंने कल का पढ़ा दिया था, उसके आगे मैं अब फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था उसके आगे का मैं आगे का बताने जा रहा हूँ। तो जिनने पहला पार्ट्स ना देखा हो, जो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो पहले देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें। चलिए अपन चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे अब अपन बात करते हैं इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच इन सीपीएम। ठीक है, तो इसको आप समझिए। अब इसमें क्या है, कैसे काम करेगा ये इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच है ये। ठीक है, 1 सेकेंड। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, टी ई एंड टी एल। तो यही आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ समझाता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। एक एक्टिविटी ए ये है और एक एक्टिविटी बी ये है। ठीक है, ए एंड बी। ए के लिए यहाँ पे ई एस टी है, तो ये इसके लिए ई एफ टी है। तो बी के लिए एल एस टी है, ये एल एफ टी है। ठीक है, तो आप समझना टी ई क्या होगा, टी ई जे बराबर टी ई आई प्लस टी आई जे। मैक्सिमम मैक्सिमम टेकन करते हैं, और लिस्ट अलाउबल टी एल के लिए अपन क्या करते हैं, ये माइनस आता है और मिनिमम कंसिडर करते हैं। ये आप याद रखिए डायरेक्टली। और उसके बाद अपन सिलेक्ट की बात करते हैं। टाइम बाय विच इवेंट कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग टी एस। ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे ही। विदाउट अफेक्टिंग टी एस, उस टाइम को क्या बोलेंगे, सिलेक्ट बोलेंगे। सिलेक्ट क्या होता है, टी एल माइनस टी ई। ठीक है, तो आप याद रखिए ये टी एल और ये टी ई, मतलब लेटेस्ट और अर्लीस्ट को माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, सिलेक्ट मिलेगा। और एस का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सब क्रिटिकल होता है, इक्वल टू जीरो तो क्रिटिकल होता है, लेस देन जीरो है तो सुपर क्रिटिकल होता है। और ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो ये कब होता है, एग्जीक्यूशन से पहले। और लेस देन जीरो कब होता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे। अब इसमें आप समझिए कि अब आप इसमें आगे अपन जाएंगे, तो ये एक बना हुआ है, आप समझ में आएगा। 1 2 3 एक नेटवर्क है। ए से बी तक जाने में अपन को 7 दिन का टाइम लग रहा है, 7 डेज़। और बी से इसके लिए टी ई दिया है 6, इसके लिए दिया टी ई 8 दिया है। तो टी ई ए अपन कैलकुलेट करेंगे, आप इजी आप कर लेंगे, इसको देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन शेड्यूल टाइम, तो जेड बराबर होता है टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा। ये आप याद रखिए, डे। और जेड को अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर। ठीक है, तो जेड अगर ग्रेटर देन जीरो है, जेड का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो टी एस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। टी एस का ज़्यादा होगा तो पी 0.5 से ज़्यादा होगा। जेड इक्वल टू जीरो है मतलब टी एस इक्वल टू टी ई, और ये बराबर होगा तो पी इक्वल टू 0.5 होगा। लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, टी एस लेस देन टी ई, ये ले। तो ये याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे अगर z इक्वल टू 1.5 आया है, ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। z इक्वल टू अगर 1.5 आया है तो प्रोबेबिलिटी अगर 95% है, अगर अगर बोला हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। अगर z इक्वल टू 1.5 के लिए प्रोबेबिलिटी 9.5 है, और अगर एग्जाम में पूछा z इक्वल टू -1.5 के लिए, तो प्रोबेबिलिटी 5% होगी, क्योंकि -1.5 से 1.5 तक के लिए जो अपना ग्राफ बनेगा ये इस टाइप से, ये तो इसके बीच का जो रहेगा प्रोबेबिलिटी 100% रहेगी टोटल। तो यहाँ तक कि अगर 1.5 95% आ रही है, तो यहाँ के लिए 5% बचेगी। ये आप याद रखिए, इस टाइप से कॉन्सेप्ट छोटा सा है ये। अब अपन बात करते हैं सीपीएम में। इनके क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी, एलएफटी। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए,
EST को TEI बोलते हैं, EFT को TEI प्लस TIJ बोलेंगे, LST को ये बोलेंगे। ये क्या होता है आप समझिए। देखिए, एक एक्टिविटी A है और एक एक्टिविटी B है। इसके लिए क्या है, EST, EFT, LST, LFT। अब देखिए, समझना ध्यान से, ये सॉरी इसका इनिशियल पॉइंट और बी वाले का इनिशियल पॉइंट, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, टोटल फ्लोट। इसी हिसाब से ही बी वाले का लास्ट पॉइंट और ए वाले का लास्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, टोटल फ्लोट। मतलब समझ आया आपको, मतलब क्या है, ये तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। LST माइनस EST को टोटल फ्लोट बोलेंगे या फिर LFT माइनस CFT को टोटल फ्लोट बोलेंगे। तो ये आप याद रखिए। और ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री फ्लोट कैसे, टोटल फ्लोट अपना क्या होगा, EST LST का डिफरेंस। तो आप अब देखिए आप, तो ये जो आया है टोटल फ्लोट, तो LST माइनस EST, LFT माइनस EFT, तो पेपर में आपको यही देगा, LST माइनस EFT दे देगा, LFT माइनस EST दे देगा। तो ये आप क्या करिए, याद रखिए। कैसे सिंपल तरीका है याद रखने का, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे याद रखना है, क्लियर। EST EFT LST LFT, फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, इनके बीच का डिफरेंस टोटल फ्लोट। इसी हिसाब से इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला, इनके बीच का डिफरेंस टोटल फ्लोट। और ए और बी के बीच में जो लैग टाइम आ रहा है, इसको फ्री फ्लोट बोलेंगे। और इसके लिए ये SJ होता है, ये TIJ होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं आगे। अब अपन को टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये बॉक्स बना के दिया हुआ है, आपके सारे क्वेश्चन ये दो इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे। पहली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये क्या है। अब ये देखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप क्या करिए, देखिए टी, अभी ये रेड वाला है इसको छोड़ दीजिए, TJ माइनस TI, TJ माइनस TI, TJ माइनस TI, और स्मॉल TIJ माइनस कर दीजिए। ऊपर से आप यहाँ पे क्या है, ली को ऊपर याद रखिए, तो ली हो जाएगा टॉप टू बॉटम, और बॉटम से टॉप के लिए क्या हो जाएगा, ली। तो ये अपना सिंपल डेफिनेशन बन गई, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो TLJ माइनस TEI माइनस TIJ इक्वल टू टोटल फ्लोट, TEJ माइनस TEI माइनस TIJ इक्वल टू फ्री फ्लोट, TEJ माइनस TLI माइनस TIJ इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो आप ये याद रखिए, सिंपल क्या है, J माइनस आई, J माइनस आई, J माइनस आई, टॉप से बॉटम पे ली, फिर यहाँ नीचे से बॉटम पे ली। ये याद रखिए, बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा। अब टोटल फ्लोट की डेफिनेशन, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफेरेंस फ्लोट। देखिए टोटल फ्लोट क्या होता है, आपको ये ऊपर मैंने ग्राफ से समझा ही दिया था, ये वाला ग्राफ, इससे समझ आ गया टोटल फ्लोट की डेफिनेशन। अब फ्री फ्लोट क्या होगा, टोटल फ्लोट में से SJ माइनस कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, टोटल फ्लोट में से ये जो टोटल फ्लोट है, इसमें से SJ माइनस कर दोगे, मतलब इस पूरे पोर्शन में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा। तो यही तो वो लिख रहा है, टोटल फ्लोट माइनस SJ क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट में से S ऑफ I हटा दें तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट SJ। ये आप याद रखिए, सिंपल चीज़ें। तो अब आप यहाँ देखिए, इसमें दो तीन चीज़ और इम्पोर्टेंट है। जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, और इंटरफेरेंस फ्लोट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, आप डायरेक्टली याद रखिए। ठीक है, और टोटल फ्लोट जो होगा डिपेंड करेगा पीछे और आगे वाली एक्टिविटी पे, ये आप याद रखिए। पेपर में डेफिनेशन आएगी तो आपको डेफिनेशन पढ़ के आपको मीनिंग निकालना है। अगर पीछे और आगे वाली एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है तो टोटल फ्लोट हो जाएगा, और प्रीवियस एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगा तो फ्री फ्लोट हो जाएगा, और प्रीवियस और नेक्स्ट किसी को इफेक्ट नहीं करेगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये आपको नाम से समझ आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिए। और ये देखिए ES का आया हुआ ये क्वेश्चन है कि फ्री फ्लोट की वैल्यू इंडिपेंडेंट फ्लोट से हमेशा ज़्यादा होगी, तो आप ये याद रखिए। ठीक है, अब बात आती है क्रैशिंग की। क्रैशिंग ये आपको, ये बेसिकली तो मेंस का पार्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। क्रैशिंग में टोटल कॉस्ट जो अपनी होती है, टोटल कॉस्ट अपनी क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आउटेज लॉसेस एंड ओवरहेड होता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी,
डायरेक्ट कॉस्ट में आपका ये देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट में ये इस बार का अभी जो MPPSC 2021 का पेपर हुआ था उसमें एज इट इज़ यही क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। क्रॉस स्लोप CC माइनस CN अपॉन TN माइनस TC। अब पेपर में क्या आया था, CC माइनस CN एक बार दिया, एक बार CN माइनस CC दे दिया, और एक में TN माइनस TC, एक में TC माइनस TN दिया। तो कैसे याद रखना है, ये ग्राफ ये बना हुआ है मेरा, ये क्रैश, तो इसके करस्पॉन्डेंस क्या आएगा TC, ठीक है। ये क्या दिया नॉर्मल CN, तो CN के करस्पॉन्डेंट TN, तो आपको बस CC माइनस CN तो TC माइनस TN, वो TN माइनस TC, बस ये आपको याद रखना है, ईजी है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट नीडेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड कॉस्ट स्लोप, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो ये हो गई आपकी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, दो होते हैं, आउटेज और ओवरहेड, ठीक है। आउटेज और ओवरहेड, ओवरहेड अपना लीनियरली वेरी करेगा और आउटेज लॉसेस अपना नॉन लीनियर। ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा, आप याद रखिए, लीनियर ओवरहेड होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में और नॉन लीनियर आउटेज लॉसेस होगा। जब इन दोनों को अपन क्लब कर देंगे तो जो कॉस्ट बनेगी मेरी क्या बनेगी, ये क्या आ गया मेरा, ये सबसे पहले आ गया ओवरहेड, ये ओवरहेड आ गया, उसके ऊपर क्या आ गया, ये आउटेज लॉसेस आ गए। तो इन दोनों को मिला देंगे तो मेरा क्या बनेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगी। और ये क्या होती है, नॉन लीनियर होगी, ये आप देख सकते हैं नॉन लीनियर है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, याद रखिए। तो टोटल कॉस्ट जो अपनी बनेगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, वो ये बनेगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट मेरी क्या है, ये जा रही है, और डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये। तो टोटल कॉस्ट जो बनेगा ग्राफ इन दोनों का समेशन, वो बनेगा ये, दिस इज़ द टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये नॉन लीनियर होगा, और ये याद रखिए, और अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम बोला सॉरी, ये यू शेप होगा इसका कर्व का, ये याद रखिए आप, यू शेप कर्व है। अब ये पेपर में आया हुआ 3 या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि टाइम अगर बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। टाइम बढ़ाने पे ध्यान रखिए कैसे, देखो टाइम बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट देखिए लीनियरली बढ़ रही है, लेकिन वहीं डायरेक्टली कॉस्ट क्या हो रहा है, टाइम बढ़ने पे कम हो रही है। तो याद रखिए टाइम बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी को फ़ायदा उठा के अपन क्रैशिंग करते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अब क्रैशिंग क्या होता है, रिडक्शन इन ड्यूरेशन, मतलब मेन पर्पज़ अपना क्या है, ड्यूरेशन में कमी लाना, कि जो टाइम मेरे को एक काम को करने में जो 10 दिन लग रहे हैं मुझे, मेरा मैं चाहता हूँ कि वो काम 5 दिन में हो जाए, लेकिन उससे कॉस्ट पे भी इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े। तो क्या होता है देखिए समझिए, अब अपन ने टाइम कम किया, क्रैशिंग मतलब टाइम कम, ठीक है। टाइम कम करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम कम करेंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लीनियरली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली कॉस्ट कम हो जाएगी, डायरेक्टली कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इनडायरेक्टली कॉस्ट इतनी कम होगी कि उससे सीधे से टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरी, कम, ये याद रखिए। क्रैशिंग पोटेंशियल क्या होता है, TC माइनस वो TN माइनस TC, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले PSC एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। जैसे इस बार ये आ चुका है, क्रॉस स्लोप कॉस्ट स्लोप आ चुका है, तो इस बार ये आने के चांसेस को आप याद रखिए। TN माइनस TC को क्रैशिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको रिसोर्स एलोकेशन बोलेंगे। और ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये 2 टाइप से होता है, रिसोर्स स्मूथनिंग और रिसोर्स लेवलिंग, ठीक है। रिसोर्स स्मूथनिंग में क्या होता है, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पार्ट इज़ नॉट चेंज, रिसोर्सेज इज़ अनलिमिटेड, रिसोर्स मेरे अनलिमिटेड होते हैं रिसोर्स स्मूथनिंग में। रिसोर्स लेवलिंग में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड ये चेंज नहीं होती इसमें, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और इसमें एक्टिविटी क्या करते हैं, रीशेड्यूल ऐसे करते हैं कि मैक्सिमम डिमांड और रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बैलेंसिंग डिमांड ऑफ रिसोर्सेज विद अवेलेबल सप्लाई, ये क्या है, रिसोर्स लेवलिंग है। तो ये आपका, ये पेज मेरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और ये एक चीज़ और लिखिए, ड्यूरिंग CPM अपडेटिंग प्रोसेस क्रिटिकल पाथ एंड ड्यूरेशन में चेंज, ये आया हुआ ES का क्वेश्चन है ये, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इकोनॉमिकल सेविंग ऑफ टाइम क्या होता है, चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये आपका आज तक के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट अपन डिस्कशन लास्ट लेक्चर में करते हैं। इसके बाद अपना CPM मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा, जो आपको स्टेट PSC जो UP PSC
और यूपीपीएससी और एमपीपीएससी एई एग्ज़ाम है जो सिंगल स्टेज हैं, उनके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको कर लीजिएगा। आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसमें से आपका 70 से 75% पेपर आपका ईज़िली बन जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप भी नंबर इसमें डला हुआ है। तो कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट दोस्तों।